एंडोमेट्राइसिस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो महिलाओं में काफ़ी कॉमन है। आज के टाइम में लाइफस्टाइल की वजह से ये काफ़ी कॉमन हो गया है। एंड फीमेल्स को एंडोमेट्राइसिस की प्रॉब्लम रहती है। हर वो महिला जो इनफर्टिलिटी से जूझ रही है उसने इसकी बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। एंड जिनको इनफर्टिलिटी नहीं भी है, बच्चे होने के बाद भी कुछ महिलाओं को एंडोमेट्राइसिस हो जाता है, या जिनको एंडोमेट्राइसिस था लेकिन बहुत ही कम था, वो कंसीव हो गई लेकिन बाद में उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। अब पता करते हैं, सुनते हैं कि एंडोमेट्राइसिस क्या है, क्या होते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड कैसे आप बता सकते हो पहले कि एंडोमेट्राइसिस आपको है। ये उन महिलाओं के लिए है जिनको कि पता ही नहीं चलता है, वो बाद में पता चलता है कि एंडोमेट्राइसिस है। सबसे पहले ये बात है कि एंडोमेट्राइसिस के जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही देर से आने शुरू होते हैं। एंडोमेट्राइसिस की ग्रेडिंग होती है वो ग्रेड 1, 2, 3, 4 होती है। जब 4th ग्रेड की एंडोमेट्राइसिस होती है तो आपकी जो पेल्विस होती है, मतलब जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, बच्चेदानी ट्यूब्स, वो बिल्कुल ही जकड़ से जाते हैं और एंडोमेट्राइसिस बिल्कुल बढ़ जाती है। उसको हम बिल्कुल फ्रोजन पेल्विस बोलते हैं। उस केस में प्रेगनेंसी आना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जो 3rd ग्रेड की एंडोमेट्राइसिस होती है वो उससे थोड़ी कम होती है। एंड जो 2nd एंड 1st ग्रेड की एंडोमेट्राइसिस होती है उसमें आप फिर भी खुद से प्रेग्नेंट हो सकते हो। एंडोमेट्राइसिस कैसे होती है, क्या प्रॉब्लम होती है? जो आपकी ओवरीज होती हैं, जो अंडे बनाती है टाइम पे, हर वो अंडा फूटता है टाइम पे। पर एंडोमेट्राइसिस के केस में जब वो स्टार्ट होता है तो वो एग टाइम पे फूटता नहीं है, उसके अंदर एंडोमेट्राइटिक सिस्ट बन जाता है। आपने सुना होगा एंडोमेट्राइटिक सिस्ट हो गया पेशेंट को, वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें एंडोमेट्राइटिक सिस्ट आता है। अब वो धीरे धीरे करके एंडोमेट्राइटिक सिस्ट बढ़ जाता है और फिर वो उस पूरे एरिया को टेक ओवर कर लेता है और एंडोमेट्राइसिस हो जाती है। ये एक तरह का दीमक होता है, टर्माइट होता है। जैसे कि दीमक लग जाता है कहीं भी फिर वो छोड़ता नहीं है, वैसे एंडोमेट्राइसिस भी आपको नहीं छोड़ता है। और क्योंकि वो ओवरीज में लगती है तो धीरे धीरे आपके अंडे को भी वो खाना शुरू कर देता है, तो आपकी एग क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है और जो आपके AMH लेवल्स हैं वो भी गिर जाते हैं। अब चलते हैं इसके मैनेजमेंट के ऊपर और सिम्टम्स। सबसे पहले सिम्टम्स डिस्कस करते हैं कि लक्षण क्या होते हैं। जब आगे चल के ये एंडोमेट्राइसिस बढ़ जाती है तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। पीरियड्स के टाइम में पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन कंप्लेन करती है और पेशेंट को वैसे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। इनफैक्ट जब वो हस्बैंड के साथ रहते हैं तब भी उनको बहुत पेन होता है। कुछ पेशेंट्स को यूरिन पास करते टाइम में और साथ में पॉटी करते के टाइम में भी उनको बहुत दर्द होता है। तो ये एंडोमेट्राइसिस के सबसे प्रमुख लक्षण हैं। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस तरह के लक्षण के साथ अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इमीडिएट हमें अल्ट्रासाउंड पे एंडोमेट्राइसिस कभी भी नज़र नहीं आता है। एंडोमेट्राइसिस हमें पता करने के लिए पेशेंट का MRI करना पड़ता है या फिर दूरबीन डाल के देखना पड़ता है। एंडोमेट्राइसिस, अब पेशेंट को अगर एंडोमेट्राइसिस और साथ में बच्चा भी नहीं ठहर रहा है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इस केस में क्या होता है कि पेशेंट दो चीज़ों के लिए जाता है, या तो वो सर्जरी करवा लेता है पहले या फिर वो IVF करा लेता है। अब अगर सर्जरी कराता है वो और एंडोमेट्राइसिस काफ़ी हाई ग्रेड का था, उसने सर्जरी करा ली, तो क्या होता है उसके अंडे सब जब हम काटते हैं तो उसके साथ ओवरी की टिश्यू भी निकल जाती है, तो उसके एग बनने बंद हो जाते हैं। तो जितने पेशेंट हैं जिनको एंडोमेट्राइसिस है उनको एक इनफर्टिलिटी के डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, बिकॉज बहुत बार उनकी सर्जरी के पहले हम उनके अंडे निकाल के फ्रीज़ कर लेते हैं, उसके बाद उनकी हम सर्जरी करते हैं या उनको मेडिकली मैनेज करते हैं और फिर हम उनको प्रेग्नेंट करते हैं। लेकिन उनकी एग फ्रीजिंग सर्जरी के पहले बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सर्जरी के बाद उनकी ओवरी की टिश्यू ही नहीं बचती है तो हम अंडे कहाँ से बनाएंगे। कोई भी रिजुविनेशन नहीं हो सकता है बिकॉज वो टिश्यू ही चली जाती है। तो एंडोमेट्राइसिस के पेशेंट्स को डॉक्टर्स के पास, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास दिखाना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, एंडोमेट्राइसिस के साथ साथ बहुत बार फ्रेश साइकिल में, मींस अगर हमने अंडे निकाले, भ्रूण बनाए और ट्रांसफ़र किया तो उनकी प्रेगनेंसी नहीं आती है। एंडोमेट्राइसिस के पेशेंट्स के लिए जो रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस है वो ये बोलते हैं कि हमें हमेशा फ्रोजन साइकिल ट्रांसफ़र करना चाहिए, मीन्स भ्रूण को फ्रीज करके ट्रांसफ़र करना चाहिए। बिकॉज जब हम ऐसा करते हैं तो उनकी बच्चेदानी के ऊपर जो एंडोमेट्राइसिस का इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। बिकॉज जो एंडोमेट्राइटिक टिश्यूज़ होते हैं वो अपने अंदर से, आप सोचो, एक तरह से पॉइजनस चीज़ें पैदा करते हैं, जहरीले पदार्थ, जिससे कि बच्चे को ठहरने में मुश्किल करते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि एंडोमेट्राइसिस की वजह से मिसकैरेज तक हो जाता है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज या सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज भी पेशेंट्स में बच्चे खराब हुए हैं जिनको एंडोमेट्राइसिस हुआ है। तो एंडोमेट्राइसिस क्योर करके या उसको दबा करके हमेशा बच्चे डालना, IVF भी हम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है। ये हर उन फीमेल के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो एंडोमेट्राइसिस के लिए सर्जरीज करा रहे हैं बिना अपनी ओवरी की एजिंग किए हुए या ओवरी की कंडीशन देखे हुए, या एंडोमेट्राइसिस के साथ वो
कंसीव हो गए, अब वो सोच रहे हैं कि नहीं कंसेप्शन के बाद एंडोमेट्राइसिस का सब डर खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, एंडोमेट्राइसिस आपको कभी भी नहीं छोड़ता है। अगर आपने सर्जरी भी करा ली तो वो बार बार वापस आ जाता है। इसलिए बेटर है कि आप उसको अपने लाइफस्टाइल से भी, जो लाइफस्टाइल के चेंजेस होते हैं वो भी आप एंडोमेट्राइसिस की ट्रीटमेंट में डालें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जो चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, एक लाइफस्टाइल अपनी हेल्दी ज़रूर बनाएं।